नमस्कार, खम्मा घड़ी, राम राम साहब। अपने वादे के मुताबिक आज एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके मनपसंद कार्यक्रम राम राम सा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम राम सा एक माध्यम है जिसके जरिए हम किसानों को और विशेषज्ञों से फोन लाइन के माध्यम से एक दूसरे को रूबरू करवाते हैं। उसी श्रृंखला में आज एक बार फिर हम अपने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं राम राम सा। डिजिटल इंडिया के रूप में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का प्रारंभ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 1 जुलाई 2015 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कदम गांव से लेकर शहर तक को डिजिटली सशक्त बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है। हालांकि इस सपने को डाउनलोड करने के लिए एक लंबा सफर तय करना होगा। ये बात तो है उस प्रयास की जो सरकार कर रही है, लेकिन यदि डिजिटल लिटरेसी की बात करें तो एक सर्वे के अनुसार हिंदुस्तान में लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। सुनने में आंकड़ा बहुत अच्छा लगता है, परंतु सच ये है कि आंकड़ा असल में उन यूजर्स का है जो कि मोबाइल पर सोशल साइट्स देखने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। सच बात यह है कि सिर्फ 10 से 15% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें पता है कि ईमेल कैसे किया जा सकता है। 10 से 15% लोग ही ऐसे हैं जो नेट के माध्यम से जानकारियां जुटा सकते हैं। ऐसे में कैसे डिजिटल इंडिया का सपना हमारे किसानों के लिए मददगार साबित होगा, इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका परिचय सुमित आहूजा जी से कराता हूं, जो कि आईटी एक्सपर्ट्स हैं होरिजन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से। दूसरे एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ नरिपेश दत्तरवाल है, जो कि आईटी एक्सपर्ट है और सेम कंपनी से हैं। सुमित जी, सबसे पहले तो राजस्थान के सभी किसानों की तरफ से मैं आप दोनों का स्टूडियो में आमंत्रण स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सुमित जी, क्या इस तरह से डिजिटल इंडिया की राह कैसी आपको लगता नहीं कठिन रहा है, जिसमें लोगों को इंटरनेट यूज तो कर रहे हैं परंतु उन्हें व्हाट्सएप और फेसबुक के अलावा और कुछ चलाना नहीं आता? डिजिटल इंडिया को एक डिजिटल क्रांति कहें तो ज्यादा बेटर होगा। जी हाँ। अब देखिए 38 करोड़ से इस साल 42 करोड़ यूजर हो चुके हैं। जी हाँ। जिसमें से 26% इंक्रीज रेट ग्रामीण एरिया से। ठीक है। मैं कुछ एप्स का आपको उदाहरण देना चाहूंगा। इफ्को किसान, एग्री गुरु, 5 लाख यूजर्स इन पे हैं। और अभी मैं 2 लाइव एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। बीकानेर में बज्जू तहसील में किसान पानी के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो एक किसान ने पीएम इंडिया साइट पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाई। 3 दिन में कार्रवाई होती है, तो मतलब ग्रामीण एरिया में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा, श्री गंगानगर के गसियापुर तहसील में मंडी छोटी सी है, उसमें जो नगर पालिका जो भी कंप्लेन ले रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, सफाई नहीं है, वो ऐप के थ्रू ले रही है। मतलब ग्रामीण एरिया में यूजर आ रहे हैं और 26% इंक्रीमेंट रेट है, जबकि शहरी एरियाज में सिर्फ 9% है। टाइम लगेगा लेकिन इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। सुमित जी, ये आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, परंतु इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहां गांव में नेट से उन्होंने काम करना तो शुरू कर दिया, ऑनलाइन फॉर्म भरने तो शुरू हो गए, परंतु वहां नेट का कनेक्शन ही नहीं है। लोगों को तीसरी मंजिल पर जाकर मोबाइल रखकर या पेड़ पर चढ़कर उनको नेट मिल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? देखिए, ये डिजिटल इंडिया की अभी शुरुआत है। जी हाँ। ये माना कि अभी इंटरनेट की काफी जगह प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए कंपनियां इन्वेस्ट भी अभी उसमें कर रही हैं। रिलायंस 4G आया, अब एयरटेल 5G लेके आ रहा है, और रिलायंस अभी क्या कर रहा है, सभी एरियाज में अपनी वायर बिछा रहा है, कॉपर वायर। तो उसमें क्या आने वाले 1-2 साल के अंदर अभी प्रॉब्लम है, लेकिन 1-2 साल के अंदर ये सारी प्रॉब्लम अभी दूर हो जाएंगी। तो अभी और भी कंपनियां, जैसे गूगल का मेनली एरिया जो कवर कर रहा है वो ग्रामीण एरिया को अपने कवर कर रहा है, उनकी एडवर्टाइजिंग देखिए। तो ये अभी प्रॉब्लम शुरुआती दौर में है, लेकिन धीरे धीरे ये अभी दूर होंगी। नरिपेश जी, आपने जैसे एडवर्टाइजिंग की बात करी, विज्ञापन की बात करी, आप विज्ञापन में भी देखिए, विज्ञापन में यह दिखाया जाता है कि एक शहर की लड़की या शहर का आदमी गांव जाता है, वहां उसे नेटवर्क मिल रहा है। वहां उसमें भी ये नहीं दिखाया जाता है कि गांव के आदमी उस नेटवर्क को यूज कर पा रहे हैं। नरिपेश जी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, अभी जो हमारा विज्ञापन के प्रति जो ध्यान है वो अभी शहरी युवाओं को ही हम लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी विज्ञापन के अंदर रुचि है और वहां वो पहुंच पाते हैं। ये ग्रामीण जो तबका है अपने जो है वो विज्ञापन के लिए आ नहीं पाते हैं आगे। लेकिन जो देखा जाए वहां आगे ग्रामीण एरिया में, तो मैं समझता हूं कि ग्रामीण एरिया के अंदर सभी लोग यूज कर रहे हैं इसको, और धीरे धीरे ये आंकड़ा और बढ़ता जाएगा। अभी शहरी एरिया में ये अपने सैचुरेशन लेवल पे आ गया है।
यानी कि लगभग ये जो यूजर्स हैं उनकी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है एरिया जी हाँ। इंटरनेट यूजर्स के लिए। अब ग्रामीण आदमी आते हैं, लेकिन ये एक एम्पैथी जो आपने बोली है ये बड़ी सही चीज बोली है कि आदमी अपनापन तभी महसूस करता है जब उसके लोग वहां विज्ञापन में रहें। जी हाँ। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे डिजिटल इंडिया और आगे बढ़ेगा, हमारे पास और जो प्रतिभाएं हैं, गांव से प्रतिभाएं वो आगे आ रही है। आजकल हमारे गांव के अंदर सिर्फ वो प्रतिभाएं वहीं तक सीमित है जो पहले शहरी एरिया में थी, यानी कि डॉक्टर और इंजीनियर या आईएएस। आजकल जितने भी आईएएस के हैं वो सभी ग्रामीण एरिया से आगे आ रहे हैं। तो जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म उनके पास आएगा, उन्हें लगेगा कि सारी चीजें इजीली अवेलेबल हैं उनके लिए, तो वो इस चीज में भी आगे आएंगे। एक्टिंग और इस जो फील्ड है अपना वीडियोग्राफी और इस चीज में भी काफी आगे आएगा। सुमित जी, और कौन कौन से ऐसे आपको लगता है कि नेट के माध्यम से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो किसानों के या गांव वालों के काम की है, जिसे उन्हें जानना चाहिए और उन्हें यूज करना चाहिए? कुछ वेबसाइट्स के नाम आपने लिए परंतु वो काफी नहीं है, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? देखिए, किसान अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल अगर करना चाहते हैं, जी हाँ। डायरेक्ट टू फार्मर जो एक वेबसाइट है, किसान मार्केट, और कोई किसान अगर खेती बाड़ी की नॉलेज लेना चाहता है तो खेती बाड़ी ऐप है। अब देखिए, इन ऐप्स पे 5 लाख यूजर्स हैं। खेती बाड़ी ऐप है, इफको किसान है, जब इस पे 7 लाख यूजर्स हैं। तो ऐसी इसमें से और भी खेती बाड़ी होगी, इफको किसान, एग्री गुरु। जी हाँ। तो ये ऐसी ऐप्स है जिन पे 5 से 7 लाख यूजर्स हैं, जो ये परमानेंट यूजर है, जो इनको डेली यूज करते हैं। और राजस्थान अभी इंडियन गवर्नमेंट की भी है, farmer.gov.in। तो इन ऐप्स पे कोई भी जैसे खेती बाड़ी से रिलेटेड समस्या है, कोई इनसे प्रश्न ये पूछना चाह रहे हैं, मौसम की जानकारी, फसलों के भाव, तो इन वेबसाइट और ऐप्स पे जाके पता कर सकते हैं। क्या मतलब इन वेबसाइट्स पर ये जानकारी मौजूद है या उन पे कोई लोग मिलते हैं, क्या होता है? इन पे टोटली डेटा अपलोड होते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो वहां पे एक फॉर्म बना होता है, आप उसमें क्वेश्चन अपना मोबाइल नंबर डाल के उससे पूछ सकते हैं। और बाकी टोटल एरिया वाइज जानकारी है, यहां तक कि मैप होगा, मैप में आप राजस्थान में जाइए, आप जिला सिलेक्ट कीजिए, उसमें टोटली जो फसलों के रेट है वो सारे आपको आ जाएंगे। टोटल वहां पे कौन सी पैदावार होती है, कैसा मौसम है, A to Z जानकारी इन वेबसाइट और ऐप पे उपलब्ध होती है। अगर राजस्थान की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, क्योंकि वेबसाइट का मतलब तो है कि आप उसे पूरे भारत में कहीं भी खोल सकते हैं, इवन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी खोल सकते हैं, परंतु भारत की वेबसाइट की बात करें तो इसके तो बहुत सारे अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं, बहुत सारे अलग अलग किसान हैं, अलग अलग फसलें हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं। क्या वो वेबसाइट उन सबको समावेश किए हुए होती हैं? बिल्कुल। आप farmer.gov.in पे जाएंगे तो उसमें क्या आपको एक मैप मिलेगा, आप मैप पे सिलेक्ट कीजिए राजस्थान, तो उसमें भौगोलिक टोटली विवरण उसका होता है। आप उसमें राजस्थान में जाके अपनी जो सिटी है या अपनी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कीजिए, तो उस डिस्ट्रिक्ट के वाइज उसका मैप, उसमें जो फसलें होती हैं, क्या क्या वहां पे इन्वायरमेंट है, टोटली उसमें लिखा आता है। नरिपेश, एक समय था जब कंप्यूटर का कोर्स किया जाता था कुछ भी काम करने के लिए, अब तो हालांकि बहुत कुछ इतना इजी हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी पढ़ाई की समझ होनी चाहिए किसान में, जिससे कि उसका ज्यादा यूज कर सके? अभी हमारी जनरेशन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। अगर हम बात करें 1980 1990 के किसानों के बारे में, तो वो जो जनरेशन थी उन्हें ये साक्षरता की जरूरत थी। आज के जो किसान हैं उन्हें मुझे नहीं लगता कि किसी भी साक्षरता की जरूरत है कंप्यूटर और मोबाइल चलाने के लिए, क्योंकि वो नई जनरेशन के किसान आजकल हमारे साथ, हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के अंदर आ चुके हैं और उनको किसी ने भी नहीं समझाया कि ये व्हाट्सएप कैसे चलता है या फेसबुक कैसे चलता है। जी हाँ। तो साक्षरता की जहां तक बात है वो तो हमारे अंदर है, क्योंकि ये ग्रेजुअल चेंजेस है। अब जैसे सबसे पहले बस एक चीज होती है कि उस चीज के प्रति हमारा कितना रुझान है। जब उस तरफ हमारा रुझान जाएगा तब हम बहुत अच्छी तरीके से उसको सीख लेते हैं। हमारे इंडियंस में ये बहुत ही खास चीज है। अब बात करते हैं हम पूसा कृषि एक ऐप की और वेबसाइट भी है। इसके अंदर जो अपनी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसकी सारी जानकारी उसके अंदर होती है, क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं, जो नए नए किसान आ रहे हैं, जो आपने आपके इस चैनल में पुराना बताया था कि ये मशरूम की खेती, टमाटर की खेती, इन सब की ये जो नई चीजें जो आ रही है वो हम जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो देख पा रहे हैं, लेकिन ये पूसा कृषि इस चीज को बढ़ावा देती है। आप सीख सकते हैं ट्रेडिशनल खेती के अलावा बिजनेस कैसे किया जा सकता है खेती के अंदर। जी हाँ निरपेश, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। इसी बीच हमारे साथ झुंझुनू से एक किसान भाई जुड़ गए हैं। जी नमस्कार साहब। राम राम साहब। राम राम साहब। जी साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ आपका एक्सपर्ट है कि यहाँ की कोई ऐप है कि जिससे कोई किसान ने कोई प्रॉफिट हो सके?
किसाना ने कोई प्रॉफिट मिल सके बस एप्लीकेशन या कोई ऐप है क्या यहाँ की? नहीं, प्रॉफिट किस तरीके का प्रॉफिट? खेती से रिलेटेड ही साहब का यहाँ। जी हाँ, बात वहीं चल रही है। सुमित जी, कौन कौन सी ऐसी ऐप है या कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है, एक बार थोड़ा डिटेल में मैं जानना देखिए, चाहूंगा। आप किस तरह का प्रॉफिट लेना चाहते, अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है जी हाँ। farmer.gov, इसमें आप टोटली जानकारी ले सकते हो। अगर आप अपना माल सेल करना चाहते हो, जी किसान अपनी ऑर्गेनिक खेती करते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट टू फार्मर इसमें आप जाके अपना माल सेल कर सकते हो। बिल्कुल इजी है, आप जाइए उस पर अपना नाम, ईमेल एड्रेस, अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस डालिए तो आपके पास एक कॉल आ जाता है। किसान मार्केट है, इन पे आप अपने प्रोडक्ट वगैरह अपना सेल आप कर सकते हो। जी हाँ, जैसा कि जिन लोगों ने अपना टीवी सेट थोड़ा सा लेट ऑन किया है उन लोगों को हम बता दें कि आज हम राम राम सा में डिजिटल क्रांति पर डिस्कशन कर रहे हैं। हम डिजिटल होते हुए इंडिया पर डिस्कशन कर रहे हैं। किसानों के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है ये डिजिटलाइजेशन, इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, किसी प्रकार की कोई शंका है, तो आप भी हमें 0141 451 5103 पर फोन करके सीधे हमसे या एक्सपर्ट से संवाद कर सकते हैं। हमारी परिचर्चा ठीक इसी प्रकार जारी रहेगी, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए A1 टीवी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके इस मनपसंद कार्यक्रम राम राम सा में। और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे एक दर्शक मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट से रूबरू होने के लिए। जी राम राम सा। राम राम साहब जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ये खेती से संबंधी जो ऐप है उनमें सर पूरी सूचनाएं नहीं देते हैं। कई कई बार क्या है, नेट में जो प्रॉब्लम आती है ऐप में, वो पूरी सूचनाएं हमारे को तक नहीं पहुंच पाती। इसका क्या कारण है सर? किस तरह की सूचनाएं आप अक्सर लेते हैं ऐप से? सर, मैं ऐप से अधिकतर अपने खेती बाड़ी से संबंधित सारी सूचनाएं प्राप्त करता हूं। जैसे गेहूं के संबंधित कोई भी बात हो या अपने फल सब्जियां हैं उनसे संबंधित कोई भी बात हो, तो ऐप पे क्या है, पूरी बातें नहीं बताते क्लियर तौर से। जो दवाइयों के नाम है वो भी क्लियर तरीके से अपन अगर विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं ये दवाई मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐप पे अगर ऐसी दवाई डाले जो किसानों को आसानी से उपलब्ध हो। जी हाँ, बिल्कुल आपके माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐप निर्माता कंपनियों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने राम राम सा में फोन किया। फिर मैं चाहूंगा सुमित जी आप थोड़ा बताएं उन्हें। कई बार ऐप और वेबसाइट में पूरी सूचनाएं नहीं होती, बट उसमें एक कस्टमर केयर नंबर दिया होता है, आप उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। और एक इंक्वायरी फॉर्म भी होता है, फीडबैक फॉर्म, उसमें आप अपना जो भी पूछना चाह रहे हो आप उसमें करवा सकते हैं दर्ज। जी हाँ, इंक्वायरी फॉर्म में अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है, उस जवाब से जो चीज आप जानना चाह रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप इंक्वायरी फॉर्म में उन्हें बोलें और अपना नंबर जरूर डालें, जिससे कि आपको ऐप निर्माता कंपनी या जिसने भी वो ऐप बनाया हुआ है वो आपसे संपर्क कर सके। नरिपेश जी, इस तरह की समस्याएं आती हैं, ठीक है, ये समस्याएं तो धीरे धीरे बढ़ जाएंगी, लोग ऐप की तरफ जाने लगे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और किस तरीके से ये डिजिटलाइजेशन किसानों के लिए लाभदायक है? इस डिजिटलाइजेशन से एक हम किसान जो परिवार के लोग हैं उनसे जैसे शहर की तरफ जाना और वहाँ वो काम होना और उसके बाद वापस अपने घर शाम को वापस आना, ये बड़ी ही समस्या वाली सिचुएशन रहती है कि जाएं और वहाँ हमारा काम होना और फिर वापस आते हैं। तो डिजिटलाइजेशन से इंफॉर्मेशन यानी कि संवाद का देन लेन बड़ी आसानी से हो जाता है। जैसे आजकल मैंने देखा है, मैं भी गांव जाता रहता हूं, तो वहाँ YouTube का बहुत ज्यादा चलन है। वहाँ जो हमारे कृषि एक मिनट में रोकना चाहूंगा आपको, हमारे साथ चाकसू से एक दर्शक जुड़ गए हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। डिजिटल क्रांति से ही है हमारा सवाल जी। ये मोबाइल और इंटरनेट तो हमारे यहाँ काफी पहुंच चुके हैं, लेकिन हम आमतौर पे क्या है अपना समय सोशल मीडिया और चीजें लगाते हुए ये ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। जैसे फला मेल आ गया, उसको 2 लाख मिल जाएंगे, ट्रांसफर कर दीजिए पैसा, इस तरह से आने लगे हैं। कैसे बचेंगे किसान? अभी तो समझ भी नहीं है। जी हाँ, डिजिटलाइजेशन का एक ये मिसयूज भी है, बिल्कुल सही बात है कि उसके बारे में भी किसानों में जागृति होनी चाहिए, क्योंकि जब वो उसमें जाता है तो सबसे पहले उसके पास इसी तरह के मेल्स आते हैं। सुमित जी, देखिए, गवर्नमेंट भी इस बात के लिए जागरूक कर रही है। सबसे ज्यादा मेल तो बैंकिंग से आती है। आप अपना पिन बता दीजिए, आप भी जागरूक रहिए। कोई भी आपसे कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछे या आपको लालच दे, आपको 2 लाख मिलेंगे, 4 लाख मिलेंगे, आप सब उस पर बिलीव ना कीजिए। और कोई आपसे बैंक की डिटेल पूछते कभी उन्हें ना दीजिए। और खासकर अपनी सिक्योरिटी, आप कभी भी अपनी इंक्वायरी फॉर्म या जमा कराते हैं तो अपनी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखिए। मेल आईडी, आपका पासवर्ड, तो सिक्योरिटी का ध्यान। इसमें कुछ समस्याएं हैं, लेकिन आप लोगों को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा।
सर, आप तो आईटी एक्सपर्ट हैं और आपको तो आपके सामने तो अक्सर इस तरह के केसेस आते रहते होंगे। क्या है इसका तोड़, क्या है? कहीं पर कोई शिकायत करने पर क्या इस तरह के लोगों पे कोई मुकदमा दर्ज होता है? क्या कुछ लोग पकड़े जाते हैं या ये लोग सिर्फ ठगी करके गायब हो जाते हैं? देखिए, पकड़े तो जाते हैं बट उनकी संख्या काफी कम होती है। इसका सबसे बड़ा यही है कि आप उस पर अपने जागरूक रहिए। आप ऐसे लोगों पे विश्वास मत कीजिए कि जो आपको फेक कमिटमेंट करते हैं, हम आपको 4 लाख देंगे। पकड़े जाते हैं बट लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस होता है। आपको उनकी जो आईडी, उनका जो आईपी एड्रेस उनका है को पता करना पड़ता है। एक लंबा प्रोसेस है। इससे बढ़िया आप लोग खुद जागरूक रहिए, किसान भाई जागरूक रहें कि कोई आपको लालच देते उस लालच में ना आए। जी हाँ, अक्सर पकड़े भी वो लोग जाते हैं जिन्होंने ठगी ज्यादा मात्रा में की हो, कई सारे लोगों को जिन्होंने शिकार बनाया हो, तब जाके पुलिस उसमें करती है। ठगी करने की कोशिश की, उसका जाकर आप कंप्लेंट भी कराएंगे तो उस पर कोई बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेगा। निरुपेश, आप से हम चर्चा कर रहे थे, अब मैं चाहूंगा आप उसे कंटिन्यू करें। किस प्रकार से और आगे किसानों के लिए लाभदायक साबित होगा? इसमें जैसे YouTube का बहुत ज्यादा मैंने चलन देखा है और आजकल YouTube बहुत अच्छी तरीके से फैल भी गया है गांव के अंदर। तो वहां जो लोग जो जिस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं वो अवेलेबल है। तो मेरे ब्रदर हैं और कई कृषि ये किसान भाई हैं, वो YouTube का बहुत यूज लेते हैं। नई टाइप की खेती के लिए कौन सी फर्टिलाइजर उनके लिए बेस्ट है और कौन से टेम्परेचर में उनको थोड़ी सी टेक्निकल खेती करनी चाहिए। अगर खेती को हम थोड़ा सा बिजनेस के रूप में इस्तेमाल करें तो हम इससे एक अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। और सिर्फ कृषि एक हमारा जैसे हमारे पिताजी करते हैं और हम करें, तो इस तरीके की ना करके हम थोड़ा सा बिजनेस साइड में सोचें तो कृषि बहुत अच्छी चीज है। और डिजिटल इंडिया से आप सभी उन लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपकी कंपनी से ये खरीदें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक कोई गांव है, अगर उसके पास गेहूं की उर्वरक बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छा ऑर्गेनिक गेहूं पैदा करता है, तो गांव के जो पंचायत है, मैंने कई पंचायत देखे जो बहुत अच्छी डिजिटलाइजेशन कर चुके हैं और उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से आईटी से जुड़े हुए हैं। तो वो अपना एक पूल बना के आजकल ये इंडिया मार्ट पे सारे आपको मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। जैसे एक ब्रिटानिया ले लीजिए, एक बिस्किट मैन्युफैक्चर ले लीजिए, आप उनके साथ सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, बजाय अपनी मंडी में जाके अपनी गेहूं रख के और फिर तुलवा के वो लंबे प्रोसेस के बजाय आप उनसे सीधे मार्केटिंग हेड या जो परचेज हेड है उनसे सीधे बात कीजिए, जो इंडिया मार्ट से लेके, और अपनी पूरे गांव का पूरा जो गेहूं है वो एक कंपनी आपका पूरा गेहूं उठाने की क्षमता रखता है। उससे आपका जो मंडी में जो किराया है वो भी बचेगा और जो बीच में ये जो मीडिएटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उसका भी आपको किसानों को ही लाभ होगा। तो इस तरीके से अगर अच्छी चीजों को हम देखें, किसान भाइयों को पता लगे कि इंडिया मार्ट के थ्रू सीधे हम मैन्युफैक्चर से मिल सकते हैं और कहाँ अपना ये चीज बेच सकते हैं, थोड़े से स्मार्टफोन के साथ आपको भी थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। और इसी श्रेणी में हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राम राम साहब। राम राम सर। जी भाई जी, मैंने एक बात पूछनी है। हाँ, कि अगर किसान खेती से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहे तो कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई लाइव चैट कर लूँ मैं, यहाँ को कोई है क्या प्लेटफॉर्म था? जी हाँ, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लाइव चैट करके आदमी को तुरंत उसी समय जिसके भी वेबसाइट का नाम बताया farmer.gov.in, इन पे आप लाइव चैट कर सकते हैं। जो इनके हेल्पलाइन नंबर है आप उन पे कॉल भी कर सकते हैं। खेती बाड़ी पे आप जाइए, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए खेती बाड़ी, उस पे भी उनका होता है डायरेक्ट चैट का, farmer.gov, एम किसान। तो ये काफी वेबसाइटें हैं जिन पे आप डायरेक्ट उनसे चैट भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं, जहां पे बहुत सारी एक्सपर्ट्स की टीम बैठी होती है जो कि आपको आपकी चैट का जवाब देंगे। आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो आप वहां फोन भी कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर, और अगर आप अपना नंबर छोड़ेंगे तो आपको वहां से वापस फोन भी आएगा। बिल्कुल बात सही है कि अगर डिजिटल इंडिया करना है तो डिजिटल किसान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान वो है जो कि हमारे भारत का आधार है। सुमित जी, और कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं जो थोड़ा सा इनसे अलग हटके हैं, जो कि नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो कि किसानों के लिए जरूरी हैं? देखिए, ऐप्स तो मार्केट में तो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करवा रही है, ये भी हैं। बाकी कुछ किसान भाई मतलब अगर मैं जो पूछना चाह रहा था वो ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर उन्हें कृषि योजनाओं के बारे में सरकार की तरफ से कोई योजनाएं हैं, कोई नई चीजें हैं, तो वो कहां से पता चले? ये सारी ऐप और वेबसाइट पे, इन पे आप जाइए, फ्रेमवर्क बना हुआ है। जी हाँ, आपने प्रोडक्ट बेचना है तो इस पे नई योजनाएं आ रही हैं, उन पे मौसम का A to Z टोटल सूचनाएं इन पे होती हैं, चाहे वो मौसम से रिलेटेड है, नया प्रोडक्ट कोई मार्केट में आया, कोई नई बीमारी आ चुकी है फसलों से रिलेटेड, कोई भी ऐसी समस्या, A to Z इंफॉर्मेशन इन्हीं वेबसाइट, इन्हीं ऐप पे, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है,
किसी मीन्स कंपनी ने अपनी लॉन्च किया है फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पज, तो उन पे सारी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कुछ कंपनीज भी अपने एप्स बनाती हैं और लोगों तक भेजती हैं, जिससे कि आप लोग उन कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे तरीके से जान सकें और उन कंपनियों से पूछ सकें, उन कंपनी के एक्सपर्ट से पूछ सकें कि किस प्रकार से उनके लिए लाभदायक है। नरिपेश, लोगों की जो पढ़ाई का मतलब जो गांव के लोग हैं या किसानों के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का जो एटीट्यूड है वो इन दिनों में किस तरफ आया है? क्या डिजिटलाइजेशन की तरफ या कंप्यूटर की जो एजुकेशन है उस तरफ लोग बढ़ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। आज हम पहले एक बार सोचते थे, जैसे 90s की बात करते हैं, तो कंप्यूटर लेना एक हमारे लिए कोई अनिवार्य चीज नहीं होती थी, वो एक लग्जरी होती थी। लेकिन आज भी अगर हम गांव में जाके देखते हैं तो कंप्यूटर आजकल आ चुका है हमारे मोबाइल के अंदर, और सभी बच्चों के पास मैंने मोबाइल फोन देखा है। उसमें ये बच्चे उस चीजों को सीखते नहीं है, अपने आप वो उनके अंदर है, इनबॉर्न है वो डिजिटलाइजेशन। तो उसके थ्रू ये जो हमारे किसान के बच्चे हैं वो जो गांव से निकले हुए हैं, आजकल गांव में सबसे बड़ी चीज है 12th तक के स्कूल्स हो गए हैं, कॉलेजेस भी आजकल गांव में आने लग गए हैं। तो इन चीजों से हमारे बच्चे तो डिजिटलाइज हो ही रहे हैं। आज आपको जो मैं बताता हूँ, हमारे जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज नहीं है। तो आज चाहे आप आईएएस देख लो, जो उनका डेडिकेशन, अगर वो कृषि के अंदर डेडिकेशन दिखाते हैं तो वो कृषि के अंदर भी आगे बढ़ते हैं, अगर वो पढ़ाई में दिखाते हैं तो पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके वो कोई काफी सारी चीजें नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है वो बिल्कुल कंप्यूटर्स की तरफ आ रही है, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। तो मैं जानना चाहूँ कि जो एक कृषि यंत्र में खरीदा बाजार में तो यानी कोई जगह चाहिए या यहाँ कोई सॉफ्टवेयर से एक जगह का बारे में जानकारी मिल जाए, भाई 8 तारीख में मिले 8 को मिले, जिसमें 8 दिन जावा की दूरी के दो जगह तीसरी जगह जावा की समस्या खत्म हो जाए। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, जिसमें कि कृषि उपकरणों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है लोगों को। सुमित जी। बिल्कुल इससे रिलेटेड है, आप इंडिया मार्ट पे जा सकते हैं, जस्ट डायल पे जा सकते हैं। इनसे रिलेटेड आपको एरिया वाइज पूछेंगे आप कौन से एरिया से हो, तो उस एरिया की पूरी डिटेल आपके पास आ जाती है। जी हाँ, इसके अलावा जो कि एक बहुत बड़ा किसानों के लिए जरूरत का सामान है जिसे बोलते हैं ट्रैक्टर्स, उनके लिए भी आजकल बड़े अच्छे अच्छे से ऐप्स बन गए हैं, जहां आप कंपनीज के बीच में एक दूसरे ट्रैक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं। tractorjunction.com हुआ, tractorworld.com हुआ, कुछ इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो कि आपको बताती हैं कि कौन सा उपकरण कितने का है और कौन सा उपकरण आपके किस तरह की खेती में काम आएगा। इस पर हमारी परिचर्चा ठीक इसी प्रकार जारी रहेगी, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए A1 TV। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद राम राम सा में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन का। किसान किस प्रकार से इस जो डिजिटलाइजेशन का युग है या डिजिटल युग है, इससे अपना फायदा उठा सकता है, किस प्रकार उसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप 0141 451 5103 पर बात करके हमसे ठीक उसी प्रकार से संपर्क कर सकते हैं जिस प्रकार से हमारे एक दर्शक इस समय हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। सर मैं नवीन चौधरी बोल रहा हूँ सिक्कर से। जी नवीन जी। मेरा प्रश्न ये था कि मुझे अपना खुद का यूट्यूब चैनल चालू करना है किसानों के लिए। ठीक है, तो मैं इसे किस तरह से चालू कर सकता हूँ और इस पे कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकता हूँ इसमें, जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। देखिए, इसमें आप यूट्यूब पे जाइए, उसमें अपना क्रिएट चैनल कीजिए। चैनल क्रिएट आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आप इन्फॉर्मेशन फिलअप कीजिए, आपका एक चैनल बन जाएगा। आपको एक एडमिन पैनल मिलेगा, एडमिन पैनल, जिसमें आप लॉगिन करके अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हो, अपने व्यूअर्स दे सकते हो। और अगर आपके व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं तो यूट्यूब की तरफ से आपको पे भी होता है। जी नहीं, वो असल में सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछ रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे कैसे हो सकते हैं, मतलब मैं कैसे लोगों तक पहुंचा सकता हूं इसे। देखिए, इसके दो जरिए, एक तो टेक्निकल भी होता है, उसका आप प्रमोशन कीजिए। ऐसे कुछ टेक्निकल टर्म है, उसके थ्रू फर्स्ट तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। सेकंड, आप उसमें एडवर्टाइजिंग अपनी लगा सकते हो। कुछ कंपनियां अपनी एडवर्टाइजिंग लगाती हैं, क्योंकि शुरू में आपको कोई नहीं जानता, लेकिन एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको जानने लग जाते हैं। फिर कुछ टेक्निकल टर्म होती हैं, आप अलग अलग डायरेक्टरी हैं उनमें आप अपने लिंक डालते जाइए। फेसबुक, जैसे फेसबुक आप यूज करते हो तो उसमें अपना लिंक डालिए, व्हाट्सअप कीजिए, तो लोग जितना व्यूज करेंगे उतनी आपकी उसकी टॉप पे आएगी रैंकिंग। निरपेश जी, क्या कंटेंट होता है वो जो ऊपर हम उसका लिखते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण होता है इस तरह के चैनल्स में? कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रहा जाता है क्योंकि वो एक टॉपिक होता है, इसको आप
इससे अच्छा तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि आप मीडिया के अंदर है। मीडिया आप जो हेडलाइन देते हैं उसी से इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है। तो कंटेंट जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर हमें वर्कआउट करना चाहिए, तभी यूजर्स उस पर ज्यादा से ज्यादा आएंगे। अभी सुमित जी आपने बताया कि उसमें यूट्यूब भी कुछ पैसा देता है, तो क्या एक बार और किसानों के लिए अच्छा, अगर मान लीजिए किसी ने कुछ नवाचार किया है, किसी ने कुछ बहुत अच्छा जुगाड़ से आविष्कार वाली कोई चीज की है, या कुछ और खेती में कोई एक्सपेरिमेंट किया है, अगर वो उसे यूट्यूब पे डाले और उसे अच्छे लाइक्स मिले, तो क्या वो उसके लिए एक और आय का जरिया बन सकता है? बिल्कुल उसके लिए बन सकता है। अभी कुछ मीडिया ने दिखाया था, साउथ में एक लेडीज है, वो ऐसा काम कर रही है, वो पकवान बहुत अच्छे बनाती है, तो उसका अपना यूट्यूब पे उसके पोता ने अपलोड किया, तो यूट्यूब पे अच्छी इनकम हो रही है। तो इनकम का बहुत अच्छा जरिया ये हो सकता है। और किस प्रकार से वो आगे लोगों तक पहुंच सकते हैं नरिपेश जी? आगे सबसे पहले हमारा जो सोशल मीडिया है, जैसे सभी ये जानते हैं कि हमारा पूरा इंटरेस्ट सोशल मीडिया पे रहता है, तो सोशल मीडिया आजकल जो इसके प्रमोशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सोशल मीडिया पे अपने प्रमोट करते हैं, सोशल मीडिया सिर्फ हम फेसबुक को जानते हैं वो नहीं है, उसके अलावा भी काफी सारे सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन है और गूगल प्लस है। इन चीजों पे हम जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे अपना चैनल बना के उसको प्रमोट करेंगे और अपना यूट्यूब का लिंक देंगे, उतना ही ज्यादा ये फैलेगा। और सोशल मीडिया के थ्रू जितना ज्यादा जाएगा, उसमें गूगल में भी ऑटोमेटिकली रैंकिंग ऊपर आएगी। और गूगल सबसे ज्यादा सर्च करता है अपने स्पाइडर के थ्रू कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा लाइक हुई है, कौन सी सबसे ज्यादा स्प्रेड हुई, और उसे ही अपने सबसे टॉप लिस्टिंग में दिखाता है। क्या है इनका पेमेंट का क्या हिसाब होता है, मतलब किस तरीके से इनका पेमेंट रिलीज होने लगता है? पेमेंट वो आपके लिए एक वॉलेट बनाते हैं, डिजिटल वॉलेट, जो आजकल जैसे पेटीएम है, और ये डिफरेंट है, लेकिन गूगल और यूट्यूब अपना दूसरा डिजिटल पेमेंट बनवाते हैं जिससे आपका बैंक अकाउंट उससे लिंक होता है। जब भी आपके वो पेमेंट आता है वो ऑटोमेटिकली या आप खुद भी उस वॉलेट से, गूगल वॉलेट से या फिर यूट्यूब वॉलेट से अपने डायरेक्टली उसमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक और दर्शक इस समय जोबनेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राम राम साहब। राम राम जी, मैं हार्दिक बोल रहा हूँ जी। मैं एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से स्टार्टअप है जो किसानों की आय बढ़ा सकते हैं? किसानों की आय बढ़ा सकते हैं जी सुमित जी। स्टार्टअप्स भी एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, डिजिटल इंडिया का भी पार्ट है ये। जी हाँ। ऑर्गेनिक खेती का जो स्टार्टअप है अभी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जो खाद भी यूज कर रहे हैं, तो आजकल लोग भी इसके अवेयर हो रहे हैं कि ठीक है वो कैंसर का कारण बनता है, डॉक्टर भी उससे अवेयर। तो ऑर्गेनिक खेती का जो स्टार्टअप है, आप उस पे ई कॉमर्स ऐप पे, ई कॉमर्स वेबसाइट या ऐप पे खुद की वेबसाइट बना के बेच सकते हो। तो ऑर्गेनिक खेती का एक स्टार्टअप बहुत अच्छा जरिया हो सकता है इसमें। और कोई दूसरे स्टार्टअप्स? एक मैं कहना चाहूंगा, जैसे जो मीडिएटर्स हैं हमारी खेती में, हम ये कहते हैं कि किसान बहुत गरीब है और जो यूज कर रहा है, जो कंपनीज है वो बहुत अमीर है, तो उसके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो एक मीडिएटर जो है, जो किसान को तो आज अपने को गेहूं मिलती है वो 1600 रुपए के भाव पे मिलती है, लेकिन बाहर जब मार्केट में अपने कोई चीज बिस्किट भी खरीदते हैं तो वो बस एक पैकेट के रुपए में उसकी 1 किलो की कीमत होती है। ये जो डिफरेंस है तो वो होता है मीडिएटर्स का। एक स्टार्टअप अगर ऐसा लाया जाए जिसमें मीडिएटर्स खत्म हो, तो डायरेक्टली किसान अपनी जो है वो किसी कंपनी को बेच सके, देन ये भी बहुत अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। सर, ये जो इस तरह के एप्स हैं या इस तरह की जो भी वेबसाइट्स हैं, उन पर जब लोग प्रश्न पूछते हैं या अपनी शंकाएं डालते हैं, तो उनका रिप्लाई, उनका टर्न अराउंड टाइम कितना लगभग होता है? कुछ आइडिया है सुमित जी, बता पाएंगे? देखिए, जो कंप्लेंट बेसिक होती है, अगर आपने कोई प्रश्न पूछा है, जी हाँ, तो उसमें विद इन 12 आवर, 12 घंटे के अंदर आपके पास रिप्लाई आ जाता है। कई बार लाइव चैट पे हो तो हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई आने लग जाता है। लेकिन आपकी कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड समस्या है, जैसे आप संपर्क राजस्थान में जाइए, जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है, हर बार मुख्यमंत्री इस पे कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, तो उसमें 45 दिन का आपके पास टाइम होता है। जब आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, आपके पास एक कॉल आता है, आपको एक आपकी जो कंप्लेंट ग्रेवियांस नंबर मिलता है, उससे आप अपना स्टेटस 45 दिन के अंदर आपके पास 2 या 3 बार कॉल भी आएगा, 45 दिन के अंदर अपनी समस्या का निवारण हो जाता है उसमें। और कौन कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां किसान शिकायत कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है व्यवस्था के खिलाफ, जो कि जैसे कि हर चीज आजकल डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो वो और कौन कौन से ऐसे कंप्लेंट? व्यवस्था का है, ये गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट की तो राजस्थान है या स्टेट है या सेंटर है, इन दोनों पे आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो। अगर सेंटर पे आप करना चाहते हो तो पीएम इंडिया पे, राजस्थान पे करना संपर्क राजस्थान पे आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। कुछ दिन पहले जब हमारे रेल मंत्री थे, या जो कि फटाफट ट्विटर पे भी अपलोड करने पर उनकी कंप्लेंट्स दूर कर सकते थे,
चलिए मैं इस पे बाद में बात करूंगा, इससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। जी राम राम साहब। राम राम सर जी पूछिए। मेरा सवाल है कि मैं एलोवेरा की खेती करता हूँ जी, और अगर मुझे इसे ऑनलाइन बेचना है तो मैं ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिससे मैं ऑनलाइन बेच सकता हूँ? नरिपेश जी, आपने अभी बताया कि आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, वो एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं। कौन सा ऐसा वेबसाइट है, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो अपने एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बेच सकें? किसान ट्रस्ट एक अच्छा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप बेच सकते हैं। और दूसरा इंडिया मार्ट पे भी, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप किसान वाले जो एप्स हैं या वेबसाइट है सिर्फ उन्हीं पे, जैसे किसान ट्रस्ट को आप ले सकते हैं, अपने आप को आप जस्ट डायल के अंदर भी रजिस्टर कर सकते हैं, अपने आप को आप गूगल के अंदर भी रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद आप इंडिया मार्ट पे भी रजिस्टर कीजिए। इन चारों में आप रजिस्टर करने के बाद आपके पास जो इंक्वायरीज है वो अपने आप आएगी, और जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे इंक्वायरीज आती जाएगी आपके पास। जी हाँ सुमित जी, हम बात कर रहे थे ट्विटर की। हमने सारी सोशल साइट के लिए ट्विटर किस प्रकार से इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, आप कुछ भी समस्या है तो आप उनको ट्वीट कर सकते हैं। अगर आप सीएम से ट्वीट करना तो उनको ट्वीट कर सकते हैं। तो इनकी एक टीम बैठी होती है, ये खुद मैंने नहीं कहता, इनकी टीम बैठी होती है, वो हैंड टू हैंड एक्शन लेती है, क्योंकि वो सभी लोगों को देखा जा रहा है। और ट्विटर ज्यादातर एजुकेटेड क्लास को यूज कर रहा है आज तक। ग्रामीण एरिया में माना कि इसका कम है, लेकिन इसका अभी चलन धीरे धीरे हो रहा है। और ट्विटर पे जब एक्शन होता है, उनकी 100 की टीम है, चाहे वो सीएम की है, तो पूरी एक टीम बैठी होती है, वो हैंड टू हैंड एक्शन लेती है, तो उस पर कार्रवाई होती है ऑफकोर्स। इतने बड़े महासागर में जिसमें कि हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की, ट्विटर की, फेसबुक की, सोशल मीडिया की, और बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनमें क्या रेशो रहता है लोगों की कंप्लेंट्स को दूर करने का? क्या होती है सुनवाई? देखिए, इसमें रेशियो 100% रहता है, क्योंकि जब आप कंप्लेंट दर्ज करते हो आपको एक ग्रेवियांस नंबर मिलता है। वो वहां के एडमिन पैनल में, जब तक आपकी समस्या का निवारण नहीं होगा, आपसे फीडबैक नहीं, वो उसको क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो उनको वो ग्रेवियांस को क्लोज करना ही पड़ता है। हालांकि टाइम लग सकता है, 1 हफ्ते में, 45 दिन में, लेकिन उस समस्या का उन्हें निवारण करना ही पड़ता है। और निवारण का आपके पास एक कॉल आती है, क्या आप इस जो कार्रवाई उससे संतुष्ट हैं? अगर नहीं संतुष्ट तो आप दोबारा उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, फिर दोबारा उस पर कार्रवाई होती है। एक और प्रोसेस है जिसमें गूगल पे आप कोई भी अपना टाइप करते हैं और उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स उसमें सामने खुल जाती हैं। अब किसान कौन सी वेबसाइट पे विश्वास करे और कौन सी पे ना करे, क्योंकि उसे अगर कोई समस्या है तो वो सीधा सा टाइप करेगा और उसे फर्स्ट पेज से लेकर 10 पेज तक बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो उसके बारे में जवाब दे सकती हैं। वहां उसे समाधान मिलने के बजाय कई बार वो कंफ्यूज और हो जाता है। कैसे विश्वास करें कौन सी साइट अच्छी है? देखिए, कई बार इसमें टाइम लगता है, बट इन पे सारी इंफॉर्मेटिकली होती है, इन पे टोटली इंफॉर्मेशन दी होती है। और जो भी वेबसाइट में, चाहे वो या तो गवर्नमेंट की होगी या प्राइवेट सेक्टर की होगी। जी हाँ, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट वाली तो ठीक है, आपको पता है कि ऑथराइज्ड है। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर का मेनली मोटो ये होता है कि हमारी जो वेबसाइट है या ऐप है, लोग ज्यादा क्लिकिंग करें। जी हाँ। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्योर उसको करके, पूरी सर्च करके ही डालते हैं, ताकि जो विजिटर है उनका दोबारा उन पे आए। क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू ये सारे इनकम करते हो। एडवर्टाइजिंग तभी मिलती है, किसी ने वेबसाइट पे क्लिक किया, फिर उस पर पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम लिमिट होता है, उसके रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहता तो उसे वो एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट नहीं मिलता। तो हर प्राइवेट कंपनी यही करती है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो 100% सही हो। इसी बीच भरतपुर से हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राम राम साहब। राम राम सर, मेरा एक सवाल था। मैं ये पूछना चाहता था कि जो डिजिटल इंडिया है, इसके थ्रू किसान का कमाई का जरिया क्या है? जी हाँ, हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं अभी। डिजिटल इंडिया के थ्रू पैसा कैसे कमा सकता है? जी हाँ, कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि वो आय का एक स्रोत बना सकता है? सबसे पहले नरिपेश आप बताएं। आय का स्रोत बनाने के लिए पहले तो किसान को भी थोड़ा डिजिटल इंडिया की तरफ रुझान ज्यादा रखना पड़ेगा, और कौन कौन सी वेबसाइट है, कौन कौन सी चीजें जो उनको फायदा पहुंचा सकती है। अब इसमें कई जो चीजें हैं, जैसे सबसे पहले किसान के लिए प्रॉब्लम आती है कि उनका माल कोई मीडिएटर खरीदता है, सीधा कंपनी के पास नहीं जा रहा है या सीधा यूजर के पास नहीं जा रहा है। तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए सबसे जो बड़ा जरिया जो अभी यहाँ इंडिया में चल रहा है वो इंडिया मार्ट ही चल रहा है, और उसके साथ कई कॉम्पिटिटर्स और भी जुड़ चुके हैं जिनसे जो यूजर हैं उनका डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है। तो किसान को सबसे पहले इनके ऊपर रजिस्टर करना चाहिए। जस्ट डायल, गूगल पे भी गूगल बिजनेस है, जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, इन जो मेन टॉप रेटेड वेबसाइट्स हैं उन पर किसान को अपना प्रोडक्ट जो वो थ्रू आउट दे सकते हैं उसे वो रजिस्टर करके अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी चाहिए। उसके बाद डिजिटल इंडिया की तरफ से जो यूजर है वो अपने आप कॉल करेगा।
जी हाँ, हमारी चर्चा ठीक इसी प्रकार जारी रहेगी। आगे और बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स हैं जो कि अभी वेटिंग में हैं, मगर समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। निरपेश जी, ये बातें हमने की किसानों के लिए। किसान गांव से संबंधित है और गांव में जो लोग हैं उन्हें और किस किस प्रकार से मदद करता है ये डिजिटलाइजेशन? अगर हम एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मेरे हिसाब से 3 कैटेगराइज हम बना सकते हैं। एक तो कृषि, जिससे हमारा पूरा गांव का जो कल्चर है वो उसी से जुड़ा हुआ है। हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भी 18% कृषि सहयोग करती है। लेकिन गांव के लोगों के लिए 2 और महत्वपूर्ण चीजें हैं। दूसरी है बैंकिंग। कृषि उन्होंने दिया, उन्होंने उत्पादन किया, 6 महीने एक फसल को दी, उसके बाद उसे बेची, उसका जो पैसा आना चाहिए, जो चीज का आना चाहिए, वो कैसा आए डिजिटली उनके पास, और उसको वो यूज कैसे किया जाए। और तीसरा होता है हेल्थ के लिए। तो हेल्थ और बैंकिंग, ये 2 और सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पर हमारा ध्यान अभी बहुत कम है। तो हेल्थ के लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, एनजीओ काम कर रही है। एक जो सबसे मेन जो है ऑपरेशन आशा, वो टीबी के लिए काम कर रही है, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें जैसे हम पोलियो मुक्त हमारा देश हो चुका है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ट्यूबरकुलोसिस मुक्त हो चुका है आज के टाइम पे। तो ये जो इनका फास्ट साइटेडनेस है इस आशा, ऑपरेशन आशा ऐप का, वो ये है कि हम ट्यूबरकुलोसिस मुक्त हो। इसके लिए हमें पता भी नहीं लगता। आजकल गवर्नमेंट भी उसके ऐड कर रही है कि आपको अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो आपको टीबी है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निरपेश आप दे रहे हैं, लेकिन मुझे रोकना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राम राम साहब, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? हेलो जी राम राम साहब। हाँ जी, राम राम साहब, राम राम जी। अरे साहब, मैंने आप बताओ, जो आजकल ये ई मंडी का जो कार्यक्रम चला है, ई मंडी पे, तो वो कहीं काम करे, वहां के समझ में को नहीं आए। जी हाँ, क्या है ई मंडी सुमित जी? देखिए, ई मंडी में उसमें जो फसलों का टोटली रेट है, आप कैसे बेचनी है, कौन कौन सा रेट है, तो वो सारी डिटेल उसमें है। तो उसमें आप सेक्शन कर सकते हो। जब आप उसमें जाते हो वेबसाइट में, तो उसमें जाके आप अपना सेक्शन चूज किया, फसलों का रेट आप टोटली उसमें जाके पता कर सकते हो, इससे रिलेटेड जो भी है। जी हाँ नरिपेश। हाँ जी, आशा की बात कर रहे थे हम। हाँ जी, तो ट्यूबरकुलोसिस मुक्त हमारे देश का ये मंत्र, पोलियो मुक्त हो चुका है, उसके बाद अब टीबी मुक्त और होना चाहिए, क्योंकि इससे जो सबसे ज्यादा जो डेथ कैजुअलिटीज हो रही है वो हमारे रूरल क्षेत्र में हो रही है। तो वो एनजीओ इस पे वर्क कर रही है। तो उसके साथ साथ हमें भी, हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो जनसंख्या हमारे रूरल एरिया में रहती है, उसके लिए मेरा निवेदन है कि आप भी इन चीजों से जुड़े और हेल्थ बेनिफिट भी आप उठाइए। क्योंकि हमारे जो कई ये जो लेडीज हैं, उनके लिए स्नेहा एक और ऐप है, जो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, उनके वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, उनकी हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि वुमेन के लिए ये जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ये सबसे ज्यादा रहती है हमारे गाँव में, और कई सारी चीजों के लिए ये बेनिफिट करती है, आपके प्रेगनेंसी और सारी चीजों को ये कवर अप करती है स्नेहा। तो हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट भी हमें इस डिजिटल इंडिया से उठाना चाहिए, लेकिन इसके प्रति हमारा रुझान नहीं है। और तीसरा सेक्टर आता है बैंकिंग का। बैंकिंग सेक्टर के लिए हमारे जो किसान भाई हैं और रूरल एरिया में जो जनसंख्या रहती है वो थोड़ा डरती है कि हमें ये ई वॉलेट यूज करना चाहिए या नहीं चाहिए। अब इस बैंक वाले बंदे का फोन आया है, उसका क्या करना चाहिए। इसमें मैं सबसे मेन चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये बैंक हमारे लिए है, हम बैंक के लिए नहीं है। हमारी रूरल जनसंख्या इससे डरती है और बैंक में वो जाती है तो डरते हुए जाती है, जैसे ये हमें लोन देंगे नहीं देंगे। इसके लिए आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सीधा कुछ ऐप्स है, जैसे HDFC बैंक की ऐप है, एक्सिस बैंक की ऐप है, पॉलिसी बाजार है, आप वहां जाइए, अपना वहां फोन नंबर डालिए और अपना नाम डालिए। ज्यादा आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपको लोन चाहिए तो आपके लिए वो वहां आएंगे, आपके पास कॉल आएगा और आपके सुविधा अनुसार वो आपसे बात करेंगे कि आपको कितना लोन चाहिए, क्या चाहिए और किस तरीके से आप इसको रीपेमेंट कर सकते हैं। आपके जो लोन स्कोर हैं उसके लिए बात होगी। और बैंक्स जो ऑथराइज्ड बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक है, HDFC है, HDFC का पे ज़ैप ऐप आ रही है, उससे आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, आप टेलीफोन बिल पे कर सकते हैं और जितने भी तमाम तरीके की आपका डेटा है उसको भी आप फुलफिल कर सकते हैं, या किसी और के अकाउंट में आप भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं। ऐसे सभी बैंक्स ने अपनी अपनी एप्लीकेशन दी हुई है, तो उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें उन चीजों को नहीं एक्सेस करना जिस पे सबसे मेन चीज होती है HTTPS।
जब आप अपने कोई भी खोलते हैं वेबसाइट तो वहां आती है HTTPS। एस का लास्ट में मतलब होता है सिक्योर। वो सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू आते हैं। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले कोड में कन्वर्ट होगी और उसके बाद कोड स्ट्रिंग से बैंक उस चीज को नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो इस पे हैकिंग के चांसेस सबसे कम होते हैं। और जिस पे HTTPS है सिर्फ आप वही यूज करें बैंकिंग के लिए और बेझिझक यूज कर सकते हैं ऑथराइज जगह पे। दर्शक इसी बीच हमारे साथ और जुड़ गए हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब। जी जी, मैं ये जानना चाहता था कि जो कंप्यूटर का युग है तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे ऑनलाइन अपन पैसे कमा सकते हैं आसानी से, लीगली रूप से? जी हाँ, लीगली रूप से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताए। फिर भी मैं चाहूंगा सुमित जी एक बार आप और हमारे इस दर्शक की शंका का समाधान करें। लीगली रूप से आप क्या करना चाहते हो? देखिए, किसान भाइयों की मैं बात करूं तो एक तरीका तो पैसे कमाने का जरिए जो उनकी फसलों का नुकसान है उसको कम किया जाए, जो उन्हें नॉलेज नहीं है वो गेन की जाए। तो नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन वेबसाइट है जिनका मैं पहले भी बता चुका हूं। आप उन पे जाके farmer.government इन पे आप जाए तो आप इंफॉर्मेशन लगे। फिर दूसरी टर्म आती है, आप प्रोडक्ट बेचना कैसे चाह रहे हो। आपने प्रोडक्ट है, ठीक है, आप बेचना चाह रहे हो। एक किसान भाई ने हमसे पूछा एलोवेरा की खेती, तो एलोवेरा से रिलेटेड आप जो भी इनकी पोर्टल है, इंडिया मार्ट है या कुछ और है, जस्ट डायल है, इन पे जाके आप रजिस्टर करें। तीसरी, आप अपना खुद का प्रोडक्ट कैसे बेचना चाहते हो। आपने ऑर्गेनिक खेती की है, आप अपना प्रोडक्ट बेचिए। आप इन वेबसाइटों पे, चाहे वो अलीबाबा है, अमेजोन है, इन वेबसाइटों पे आप अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच के इनकम कर सकते हो। थर्ड, कोई किसान भाई खेती स्पेशल, जैसे आपने पिछली बार दिखाया था ये जो टमाटर की खेती कैसे की जाए, आंवला का, तो इनसे रिलेटेड वो अपना यूट्यूब का एक चैनल बना के मीन्स उनको खेती से कुछ स्पेशल खेती, जैसे सीकर में केसर की खेती करते हैं कुछ किसान भाई, 2 किसान भाई जिनके अभी राष्ट्रपति से इनाम भी मिला, तो वो एक यूट्यूब चैनल बना के आप यूट्यूब से उससे अपनी इनकम कर सकते हैं। नरिपेश, अभी आप बता रहे थे कि आप तरह तरह की एप्स का यूज कर सकते हैं। पूरे प्रोग्राम में हमने बहुत सारे एप्स का नाम भी लिया, परंतु एक आम आदमी को कैसे पता चले कि किस चीज का ऐप है और किस चीज का ऐप नहीं है, मतलब ढूंढे कहां से, सर्च कैसे करें? उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कीवर्ड। जैसे गूगल के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं उससे रिलेटेड हमारे पास चीज आ जाती है। सपोज किसी को स्नेहा ढूंढना है तो उसे कैसे ढूंढेगा? स्नेहा नाम नहीं पता उसे। उसके लिए आप जैसे हेल्थ बेनिफिट, जैसे थोड़ा बहुत तो अपने को लिखना पड़ेगा कि रूरल इंडिया में हेल्थ बेनिफिट की एप्स, सिर्फ इतना लिख सकते हैं। कहाँ? गूगल पे लिखेंगे? गूगल पे लिख सकते हैं या फिर सर्च इंजन पे लिखेंगे। और ऐप स्टोर है, ऐप स्टोर के अंदर आप लिख सकते हैं। ऐप स्टोर जैसे आप सिर्फ ऐप स्टोर पे जाके किसान लिखिए और किसान से रिलेटेड जितनी भी एप्स है वहां आपको लिस्ट हो जाएगी और उसमें आप देख सकते हैं अंदर जाके कि ये ऐप हमें क्या क्या सुविधाएं दे रही है और हम इसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप उस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। अगर वो ऐप आपके लिए नहीं है उपयोगी तो उसे आप हटा भी सकते हैं। तो आप जैसे अपने रिलेटेड जिस चीज की आपको जरूरत है उससे आप रिलेटेड वो कीवर्ड्स अपने चाहे गूगल पे डालिए चाहे ऐप स्टोर में जाके डालिए, आपको उससे रिलेटेड अपनी सारी एप्स मिल जाएगी। सिर्फ किसान डाल के देखिए, आपको किसान से रिलेटेड बहुत सारी एप्स मिल जाएगी। जैसे मैंने पूसा कृषि बताया था, जो गूगल पे जाकर आप सर्च करेंगे अपने कीवर्ड्स के हिसाब से तो आपको एप्स मिल जाएगी। सर, मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा। चोमू से हमारे साथ एक दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब। जी, मैं सवाल पूछना चाह रहा था। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी है गूगल प्ले स्टोर पे जी, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट्स आते हैं जो एडवर्टाइज आते हैं। तो उसके लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या प्रोसेस रहता है? क्योंकि मेरी खुद की ऐप है, मैं चाहता हूँ कि मेरी उस ऐप पे भी एडवर्टाइजमेंट आए, तो क्या प्रोसेस रहता है? आप कोई वेबसाइट या उस पे ऐप बनाना चाहते हो तो ये इन्हीं का आप गूगल पे डालना चाहते हो तो वेबसाइट बनाइए, तो गूगल एडसेंस या ऐप पे एडमोब, तो इनमें क्या आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। आप अपनी वेबसाइट या ऐप बनाइए, आप एडमोब या एडसेंस पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। वो कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है, वो आप इन्फॉर्मेशन जहां तक मैं समझता हूं सुमित जी, उनका प्रश्न ये था कि मेरे ऐप पर कोई और किस तरह से एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, गूगल अपने हिसाब से ऐड कब डालना शुरू करता है? देखिए, आप वेबसाइट या ऐप बनाइए, आप उसी टाइम उसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब सेकंड दूसरे की ऐप, ये तो गूगल की बात हुई, अकेला गूगल ही नहीं, अमेजोन ये भी एडसेंस प्रोवाइड करवाते हैं। और इनके अलावा आप खुद भी एडवर्टाइजिंग लगा सकते हो। आपने कोई वेबसाइट या ऐप बनाई है, उसमें एक बैनर बना दीजिए जो आपके रिलेटेड, आपको लगता है कि मेरी इससे रिलेटेड ऐप है और ये एडवर्टाइजिंग दे सकते हैं, तो एक बैनर में वो एडवर्टाइजिंग लगा सकते हैं। जैसे वो बैनर पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो आप ये प्राइवेट खुद के लिए भी एक क्रिएट कर सकते हैं उसमें जाकर। एक और चीज निरपेश मैं आपसे पूछना चाहूंगा
जब जैसा कि आपने बताया कि इफ्को पे इतने लोगों ने विजिट किया या किसी दूसरी वेबसाइट पे इतने लोगों ने विजिट किया, जब हम किसी ऐप पे जाते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो उसकी प्रामाणिकता जानने के लिए या उसकी कितनी लोकप्रियता है ये जानने के लिए हम कहाँ जाएं, किस प्रकार से, क्या एक आम आदमी जान सकता है अब तक इसे कितने लोगों ने विजिट किया है या ऐप को कितने लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है? ऐप को जानने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहां आपको डाउनलोडेड कितनी बार वो डाउनलोड हुए डाउनलोडेड में दिख सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वेबसाइट में कितने विजिटर्स है ये जानने के लिए आम आदमी ये नहीं जान पाएगा, क्योंकि एक गूगल एनालिटिक्स और गूगल वेबमास्टर टूल होते हैं वो सिर्फ एडमिन को ही प्रोवाइड होते हैं, जो जिसकी वो वेबसाइट है वो खुद देख सकता है कि मेरी वेबसाइट पॉपुलर है, कितने लोग मेरी वेबसाइट को रोज दिन में देख रहे हैं या पिछले महीने मेरी वेबसाइट पे कितने यूजर आए हैं। वो सिर्फ वेबसाइट एडमिन के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। उसे हम सिर्फ गूगल के उसके हिसाब से जान सकते हैं कौन से पेज पे है। हाँ जी, जो जितनी ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट होती है वो फर्स्ट पेज पे होती है, उनके लिंक्स सबसे ज्यादा होते हैं। लिंक्स का एक ये भी होता है कि जैसे कई होते हैं फेक लिंक्स कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई, अपने किसी मित्रों और दोस्तों को कहा कि इस पे क्लिक कर दो ताकि हमारे वो गूगल में थोड़ी सी ऊपर आ जाए, वैसा गूगल भी इस चीज को ट्रैक करता है। अगर रियल यूजर उसी किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट पे सबसे ज्यादा जाता है और उसके आपने जो प्रमोशंस हैं वो भी अच्छे किए हुए हैं इसके अंदर, सोशल मीडिया में, बुक मार्किंग के अंदर, तो आपकी वो वेबसाइट अपने आप टॉप पे आने लगेगी। जी हाँ, आज हमने डिजिटल इंडिया पे बात की, डिजिटल क्रांति पे बात की, किस प्रकार से किसानों के लिए ये कंप्यूटर का युग, ये डिजिटल युग लाभदायक साबित हो सकता है। इसका ठीक है, ये तो भविष्य बताएगा किस प्रकार से लाभदायक साबित होगा, पर जिस प्रकार के प्रश्न, हरियाणा से एक कॉल इस समय आ गया है, हालांकि ये समय बिल्कुल वाइंड अप का है, परंतु फिर भी मैं चाहूंगा एक बार। जी हाँ, राम राम साहब। आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हेलो, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? राम राम साहब। सर राम राम जी। जी हेलो सर। जी हम सुन पा रहे हैं, आप प्रश्न पूछिए अपना। हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आपके आवाज टीवी में सुन पा रहा हूँ, लेकिन फोन पे नहीं सुन पा रहा। आप प्रश्न पूछिए। सर आप टीवी का वॉल्यूम कम करके प्रश्न पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि किसान की आय दुगनी होनी थी। जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसान की आय दुगनी होनी थी, लेकिन वो कैसे होगी? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और इसी दिशा में हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। और एक्सपर्ट से मैं चाहूंगा ये केवल डिजिटल तरीके से बता सकते हैं किस प्रकार से आप आय को दुगनी कर सकते हैं। बहुत संक्षेप में निरपेश में चाहूंगा आप इनका जवाब दें। जी हाँ, आय दुगनी करने के लिए सबसे पहले तो हम अपना जो प्रोडक्ट है वो अपने डिजिटल इंडिया पे लॉन्च करें। सबसे पहले दुनिया को दिखाएं कि आप बेचना क्या चाह रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई भी चीज आप बेचना चाह रहे हैं, जैसे इंडिया मार्ट हुआ, जस्ट डायल हुआ, आप ये गूगल पे अपनी इन चीजों पे सारी चीजें वहां आप रखिए अपने प्रोडक्ट को, और जैसे जैसे वो आपके प्रोडक्ट मार्केट में उतरेगा वैसे वैसे लोग आपके पास आने लगेंगे डिजिटली। जी हाँ, अब समय है आपसे विदा लेने का। जब समय प्रश्न अधिक हो और समय कम लगता है तो हमें लगता है हम राम राम सा के जरिए जो मुहिम चलाए हुए हैं उस मुहिम में कहीं न कहीं सफल हो रहे हैं। आज मैं मेरे दोनों एक्सपर्ट्स का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे किसानों के सवालों का जवाब दिया, और धन्यवाद देना चाहूंगा उन किसानों का भी जिन्होंने डिजिटल इंडिया और डिजिटल क्रांति पर इस तरह के प्रश्न पूछे जो कि किसान को जानने बहुत जरूरी है। किस प्रकार से और कितने दिन में हमारा डिजिटल इंडिया का सपना डाउनलोड होता है ये देखते हैं। इस समय वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, कुछ नए एक्सपर्ट्स के साथ किसी नए विषय पर। देखते रहिए A1 TV।